नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे उदारवादी विचारधारा के बारे में। पिछली कक्षाओं में अर्थ, परिभाषा, उदय, विकास और उदारवाद के मूल सिद्धांतों पर चर्चा की, और इसके साथ ही जो उदारवाद के विभिन्न रूप हैं उन पर हमने बात की, जिसमें परंपरागत उदारवाद है, आधुनिक उदारवाद है। परंपरागत उदारवाद जो है स्वतंत्रता पर अपना एक खास दृष्टिकोण रखता है और उसको कहा जाता है कि वो नकारात्मक स्वतंत्रता का पैरोकार है, यानी स्टेट को क्या क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्ति के जो स्वतंत्रताएं हैं उनमें किन किन में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, यानी हस्तक्षेप की बात वो करते हैं। और उसके समर्थकों में जॉन लॉक, एडम स्मिथ, बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद दूसरा जो रूप है आधुनिक उदारवाद, जिसको हम सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, वो इस बात पर बल देता है कि व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को नियमित और संतुलित करने के लिए राज्य को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। और उसमें कुछ विचारक सामने आते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हाबाउस, एच.जे. लास्की और आर.एम. मैकाइवर। इसके बाद हमने समकालीन उदारवादी सिद्धांतों पर बात की, और उसमें एक सिद्धांत है स्वेच्छातंत्रवाद, जो हस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराने के लिए एक नया आधार प्रस्तुत करते हैं। दूसरी तरफ एक सिद्धांत आता है, वो है व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता को राज्य का उत्तरदायित्व मानता है, उसको हम समतावाद कहते हैं। तो स्वेच्छातंत्रवाद जो है वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी परंपरा के कुछ विचारकों ने यह अनुभव किया था कि कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। तो वो व्यक्ति की पूर्ण स्वायत्तता या स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, और उनमें प्रमुख विचारक हैं आईजिया बर्लिन, एफ.ए. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक। आईजिया बर्लिन तो ये कहते हैं कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, कि यदि कोई व्यक्ति पंछी की तरह आकाश में नहीं उड़ सकता या व्हेल मछली की तरह समुद्र में नहीं तैर सकता, तो ये उसकी कमी है। एफ.ए. हेयक भी ये तर्क देते हैं कि स्वतंत्रता की सही संकल्पना, इसके मूल अर्थ अर्थात प्रतिबंध के अभाव को सुरक्षित रखना ही उपयुक्त है। हेयक तो ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय का विचार ही निरर्थक है, न्याय की तलाश केवल प्रक्रिया का विषय है, प्रोसीजर का विषय है। मिल्टन फ्रीडमैन भी इसी प्रकार का तर्क प्रस्तुत करते हैं, और हर्बर्ट स्पेंसर के जो 80 वर्ष पुराने तर्क हैं उनको नए ढंग से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। उनका यह कहना है कि सरकार का कार्य बाजार व्यवस्था को सहारा देना और उसके बचे कुचे काम करना है, उस पर नियंत्रण रखना नहीं है। सीधा सा अर्थ है कि सरकार को कल्याण और रेगुलेशन के कार्यों से पल्ला झाड़ लेना चाहिए। सरकार का काम सिर्फ कानून व्यवस्था कायम करना है, संपत्ति के अधिकारों की परिभाषा देना है, आर्थिक खेल के नियम निर्धारित करना है, इसके अलावा नहीं। इसी तरह से रॉबर्ट नोजिक भी अपने लॉजिक प्रस्तुत करते हैं, और ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य का कोई औचित्य नहीं है। संपत्ति के अधिकार का आधार यह है कि व्यक्ति को उसका हकदार होना चाहिए। तो ये हमने उनके विचार जाने। नव उदारवाद जो है
वो समकालीन विश्व में हस्तक्षेप की नीति को फिर से अपनाने की मांग करता है और इसकी प्रेरणा से 3 नीतियों को अपनाया गया: उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, जिसको LPG की नीति कहा जाता है। जहाँ तक समतावाद का संबंध है, वो ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समर्थ और संपन्न वर्गों के साथ निर्बल, निर्धन, वंचित वर्गों को भी अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग करने में अनुकूल परिस्थितियां और पर्याप्त अवसर उनको मिले। और इसमें 2 नाम आते हैं कि CB मैकफर्सन और जॉन रॉल्स। मैकफर्सन तो लोकतंत्र के बारे में जोसेफ शुम्पीटर और रॉबर्ट डेल के विशिष्ट वर्गवादी, बहुलवादी धारणाओं की आलोचना करते हैं और एक सृजनात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। उनका यह मानना है कि लोकतंत्र निर्धन वर्ग का शासन था और सच्चा लोकतंत्र वही होगा जो उत्पीड़ित वर्ग के हृदय की आवाज़ हो, जो निर्धन वर्ग को शक्ति प्रदान करने और वर्तमान व्यवस्था को बदल देने का अवसर देता हो। ऐसे जॉन रॉल्स भी कहता है कि न्याय की जो समस्या है वो प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। सुखी लोगों के सुख को कितना भी बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं हो सकता। तो ये हमने उदारवाद के विभिन्न रूपों की चर्चा पिछली कक्षा में की। अब हम बात करेंगे उदारवाद की आलोचना के बारे में, क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरलिज्म। उसमें कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हम चर्चा करेंगे। उदारवाद के जो मूल सिद्धांत हैं वो उनके आधार पर देखेंगे कि वो क्या कहते हैं और आलोचकों की दृष्टि क्या है इस संदर्भ में। तो एक आलोचना है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता। उदारवादियों का ये कहना है, और विशेषकर व्यक्तिवादियों का, कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। आलोचक ये कहते हैं कि बहुधा अज्ञान और स्वार्थ के कारण मनुष्य नहीं समझ सकता कि उसका वास्तविक हित किस बात में है। इसलिए यह कहना गलत है कि राज्य यदि व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करे तो समाज के सभी कार्य व्यवहार खुद ब खुद ठीक ठाक चलते रहेंगे। ऐसे में आलोचकों का यही कहना है कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति के हितों की सिद्धि हो सकती है। दूसरा, बाजार में प्रतियोगिता बनाए रखना एक कठिन कार्य है। उदारवादियों ने प्रतियोगिता की बड़ी तारीफ की है, पर प्रतियोगिता की स्थिति बनाए रखना एक कठिन स्थिति है। क्यों? कुछ बड़े बड़े उद्योगपति मिलकर प्राय किसी वस्तु के उत्पादन पर एकाधिकार कायम कर लेते हैं और लोगों से उसकी वस्तु का मनमाना मूल्य वसूलते हैं। हम जिसे पूर्ण या खुली प्रतियोगिता कहते हैं, ये स्थिति वास्तव में कभी होती ही नहीं। इसलिए 20वीं शताब्दी में विचारकों का ध्यान इस बात की ओर गया कि उद्योग व्यापार के क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप करना जरूरी होगा ताकि देश के भौतिक साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित ना हो जाएं। बड़े उद्योगपतियों का एक सेट पैटर्न होता है, आप देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, कि पहले वो जिस क्षेत्र में व्यापार में उतरते हैं तो वहाँ सबसे सस्ती स्कीम की घोषणा करते हैं और शुरुआत में तो वो फ्री में भी दे देते हैं और धीरे धीरे लोगों को उसकी आदत होती है, ज़्यादा कंज्यूमर उसकी तरफ झुक जाते हैं। तो जो पहले से स्थापित छोटे उद्योग के हैं या सरकारी सेटअप में जो सेवाएं दे रहे हैं वो नीचे हो जाते हैं और जैसे ही उनको उस क्षेत्र में एकाधिकार मिलता है वो उसकी कीमत वसूल करना शुरू कर देते हैं। यही चीज़ें वस्तु सेवा में भी लागू होती है कि वो असीमित एकाधिकार किसी चीज़ पे कर लें, असीमित भंडारण कर लें, फिर उसके बाद कंपटीशन कोई रहता नहीं है
और वो मनमर्जी से उसकी कीमतें वसूल करते हैं। तो इस पॉइंट में आलोचकों का यही दृष्टिकोण है कि ओपन कंपटीशन कभी नहीं होता है। तीसरा, कुछ सेवाओं को राज्य ज़्यादा प्रभावी ढंग से जुटा सकता है। कुछ ऐसी सेवाएं हैं जैसे बीमे की व्यवस्था है, अग्निकांड से लोगों की रक्षा जिसका प्रबंध प्राइवेट कंपनी की तुलना में राज्य ज़्यादा अच्छा कर सकता है। इसके अतिरिक्त गरीबों की रक्षा भी राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए। कारण यह है कि राज्य से जो पेंशन मिलती है उसे बुरा नहीं माना जाता, जबकि अन्य किसी संस्था से दान लेना लोग अपने सम्मान के विरुद्ध समझते हैं। इसलिए जहाँ तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बेकारी भत्ते का प्रश्न है, इसकी व्यवस्था राज्य को ही सौंपनी चाहिए, स्टेट को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेकारी इत्यादि चीज़ों में स्टेट को रोल बैक नहीं करना चाहिए अपने कार्य से। स्वतंत्रता समानता के बीच संतुलन कायम करना होगा। उदारवादी लेखकों ने स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया है। इसके ठीक विपरीत समाजवादी जो विचारक हैं वो समानता को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। समय का तकाजा ये है कि सामाजिक आर्थिक अन्याय समाप्त किया जाए और इसके लिए हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जरूर लगाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता और समानता के बीच में बैलेंस स्थापित करना होगा। ये संतुलन बहुत आवश्यक है समाज की रक्षा के लिए। और एक और तर्क है, राजनीति और संस्कृति को पैसे की शक्ति से भ्रष्ट कर दिया है। पूंजीवादी राज्यों की राजनीति पर धन हावी हो गया है और पूंजीवादी न केवल चुनावों का ही संचालन करते हैं बल्कि मनमाने कानून भी बनवा लेते हैं। और धर्म संस्कृति भी उन्हीं की मुट्ठी में होती है। साम्यवादियों का यह कहना है कि जब तक उत्पादन के साधनों पर श्रमिक वर्ग का अधिकार नहीं होगा तब तक न किसी को न्याय मिलेगा न ही स्वतंत्रता। तो ये उदारवाद की कुछ आलोचनाएं हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उदारवाद के कोई अचीवमेंट ही नहीं है, कोई उपलब्धियां नहीं है। उदारवाद ने अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है लोकतंत्र की नींव डालने में, मजबूत करने में, स्वतंत्रता समानता के आदर्शों को बल देने में। दूसरा, उदारवाद की एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि उदारवादियों ने लोगों को सड़ी गली जो मान्यताएं हैं, धार्मिक अंधविश्वास या सामाजिक कुरीतियों से उनको मुक्त किया है। उदारवादियों ने साम्राज्यवादी शोषण की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सभी विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे की एडवोकेसी की है, उन्होंने वकालत की है। उदार आर्थिक नीति के कारण यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंत में बड़े वेग से उद्योग धंधों का विस्तार हुआ और निजी लाभ की भावना से पूंजीपतियों ने संसार के प्रत्येक कोने में छिपे भौतिक साधनों को खोज निकाला। तो ये उदारवाद की उपलब्धियां हैं। अब सवाल यह है कि उदारवाद का क्या भविष्य होगा। तो इसमें 2-3 बातें खास हैं कि इस समय जितना संकट उदारवाद के सामने है उससे कहीं ज़्यादा साम्यवाद के सामने है। रूस में 1980 के दशक में ग्लास्तनोस्त यानी खुलेपन की नीति का दौर चला और 91 में साम्यवादी व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई। चीन में भी अब आर्थिक उदारवाद का दौर चल रहा है। स्वतंत्रता उदारवाद के महत्व को हम नकार नहीं सकते। उदारवाद का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उदारवादी सरकारें नई नई चुनौतियों का कैसे सामना करती हैं, कैसे उनको हैंडल करती हैं। यदि बाजार प्रतियोगिता बनी रहे, समाज के सभी वर्गों को विकास के उचित अवसर मिलें, संपत्ति और संसाधनों का उचित बंटवारा हो, न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम हो और स्वतंत्रता के आदर्श को असली शक्ति यानी समानता के सिद्धांतों से
बैलेंस करें, मेल करें। इसके साथ ही उदार लोकतंत्र नागरिकों के आत्म संयम की अपेक्षा रखता है। स्वतंत्रता का सार अनुशासन है, हिंसा, तोड़फोड़, आपादापी नहीं। तो इसका भविष्य बना रहेगा। राजनीतिक विचारधारा के तौर पर एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जिसके सभी पक्षों पर हमने चर्चा की। धन्यवाद।